आज हम लोग पढ़ने वाले अपने फिजिक्स का चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम सारे चैप्टर्स वन शॉट में ही कवर करने वाले, ये याद रखो, वन शॉट ही करेंगे हम ऑलवेज। ठीक है, तो हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कहता है कि जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी हैं, हर टाइम के ग्रेट साइंटिस्ट रह चुके हैं ये। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल। मतलब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो ऐसा कह रहे हैं कि जो मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग है अपनी दुनिया की, वो ये है कि ये कॉम्प्रिहेंसिबल है। तो इसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो बताती हूँ। तो फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस फुल ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नेचुरल फिनोमिना, मतलब अपने वर्ल्ड के आसपास जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नेचुरल फिनोमिना है सो दैट द वर्ल्ड इज़ इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इसीलिए जो वर्ल्ड है वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। बट विद द हेल्प ऑफ स्टडी और ऑब्जर्वेशन, जो स्टडी और ऑब्जर्वेशन है उसकी हेल्प से पता चलता है फिनोमिना आर बेस्ड ऑन सम बेसिक फिजिकल लॉज। मतलब जो स्टडी और ऑब्जर्वेशन है उससे पता चलता है कि फिनोमिनाज हैं वो बेस्ड होते हैं सम बेसिक फिजिकल लॉज पे, इसीलिए हम इसे कॉम्प्रिहेंसिबल कहते हैं। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है एवरी ग्रेट फिजिकल थियरी स्टार्ट विथ हर्शीज एंड एंड एज अ डॉगमा। गिव सम एग्जाम्पल फॉर द हिस्ट्री फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ दिस इनसेंसिबल रिमार्केबल। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो सारे ग्रेट फिजिकल थियरीज हैं वो स्टार्ट हमेशा हर्शी से होती है और एंड हमेशा डॉगमा पे होती है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स देने हम लोगों को। ठीक है, तो आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो ट्रू है, मतलब वो प्रॉपर सही है कि हाँ हर्शी से स्टार्ट होता है और एंड हमेशा डॉगमा पे होता है। वैलिडिटी ऑफ दिस इनसेंसिव रिमार्केबल कैन बी वैलिडेटेड फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ। तो एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट स्टेट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स एनर्जी, मतलब जो बॉडी है वो डिपेंड करती है एनर्जी पे। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द बॉडी। मतलब आइंस्टाइन के हिसाब से जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द बॉडी पे। ठीक है, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन थर्ड पे। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड कहता है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। जो पॉलिटिक्स है वो आर्ट ऑफ पॉसिबल है, वैसे ही जो साइंस है वो आर्ट ऑफ सॉल्यूबल है। अब इसे एक्सप्लेन करो, तो अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आंसर 3 में हम लिख सकते हैं इट इज़ वेल नोन दैट विन ओवर वोट्स। मतलब पॉलिटिशियंस का क्या होता है कि वो वोट देते हैं तो वो जीत जा, मतलब उनको वोट मिलते हैं जनता की तरफ से तो वो जीत जाते हैं। ठीक है, ये होता है पॉलिटिशियंस का। तो पॉलिटिशियंस वुड मेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल। मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं वो कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं, भले उनको ऐसा लग रहा हो कि उस चीज़ के लीस्ट चांस हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। वैसे ही साइंस इज़ द वेरियस नेचुरल फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ सम बेसिक लॉज। मतलब जैसे पॉलिटिशियंस हैं वो कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं, भले उनको आइडिया होगी ये चीज़ होगी या नहीं होगी, वैसे ही साइंस है वो सॉल्यूबल है क्योंकि वो कुछ भी एक्सप्लेन कर सकता है उनके बेसिक लॉज के ऊपर से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये कह रहा है थ्रू इंडिया नाउ हैज़ लार्ज बेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जो इंडिया है उसका अच्छा बेस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। विच इज़ फास्ट एक्सपेंडिंग, इट इज़ still a long way from realizing its potential of becoming world leading in science. Name some important factors which you view in hidden. Okay, मतलब साइंस जो, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे है, बट और क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे हम और आगे और अच्छा कर सकते हैं साइंस फील्ड में। तो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन आवर view which have hindered the advantage of the science in India. Proper funds are not arranged for development of research and work and laboratory. The labs and scientific instruments are very old and outdated. मतलब
जो इंडिया में प्रॉपर फंड्स जमा नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, रिसर्च नहीं हो पाती लेबोरेटरी में, और जो लैब हैं वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ओल्ड है, बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुरानी चीज़ हो गई, तो वो कितना काम करेगी और कितना ख़राब तरीके से काम करेगी, तो मैनेज करना पड़ता है उन लोगों को। द मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया अनएजुकेटेड, मतलब जो इंडिया के बहुत सारे लोग हैं वो अनएजुकेटेड और वो हाईली ट्रेडिशनल है, मतलब वो साइंस नहीं समझते। और मतलब इंडिया में मतलब ऐसे कि हर चीज़ मतलब ट्रेडिशनल होना अच्छी बात है, भगवान को इम्पोर्टेंस देना अच्छी बात है, बट वो साइंस को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो वो साइंस समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ ही नहीं पाते हैं। देयर इज़ नो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द साइंस एजुकेशन पर्सन इन इंडिया। तो साइंस कितने लोग ये सोच के भी नहीं लेते कि उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है साइंस फील्ड में, ठीक है। देयर आर नो प्रॉपर फैसिलिटी फॉर साइंस एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बेस हमेशा स्कूल और कॉलेजेस से ही बनते, लेकिन जब स्कूल और कॉलेज में ही प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा, तो यही बता रहा है ये। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 पे। तो क्वेश्चन 5 हमेशा ये बोलता है नो फिजिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कह रहा है कि जो भी साइंटिस्ट हैं क्या उन लोगों ने कभी इलेक्ट्रॉन को देखा है क्या, और या कभी किसी ने गोस्ट को देखा है क्या, ठीक है। मतलब अगर देखा है तो, और ये दोनों अगर कभी बैठें आर्ग्यूमेंट करने, तो मतलब ये कैसे प्रूव करेंगे ये सारी चीज़ों को कि होते हैं नहीं होते हैं सारी चीज़ें। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसके आंसर हम लिख सकते हैं कि नो फिजिस्टन हैव एवर सीन एटम बट देयर आर प्रैक्टिकल्स। जो एविडेंस होता है, जो प्रैक्टिकल्स हैं उसे एज ए एविडेंस हम यूज़ कर सकते कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। वी एक्सेप्ट कि जो पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है उसे भी डिफ़िकल्टी होती है देखने में, बट इसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। वैसे ही हम दूसरी साइड देखें तो जो गोस्ट है, गोस्ट का फिनोमिना है, वो कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, मतलब वो चीज़ होती ही नहीं है, उसके लिए कोई एविडेंस है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है द शेल क्रैब्स बी लोकेटेड इन द सम ऑफ द। ओके, तो इसके आंसर्स है ना, मैंने आपको नेक्स्ट वाले में दिखाती हूँ मैं, ठीक है। चलो ये चेंज क्यों नहीं हो रहा। ओके, तो 6 में मतलब आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, आपको रीड करनी है, आपको बताना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अपना राइट स्टेटमेंट है बी वाला, वो आप एक बार रीड कर लेना, आपको कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप मोर देन 2 centuries ago was triggered by some key scientific technology advance. What were these advances, ठीक है। तो मोर देन 2 century ago इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप इन्वेंटेड स्टीम इंजन को, मतलब जो क्या क्या उन्होंने इन्वेंट किया, तो इन्वेंट किया उन्होंने स्टीम इंजन को, इलेक्ट्रिसिटी को, भाई जिसमें तुम बैठते हो इलेक्ट्रिसिटी को, थियरी ऑफ ग्रेविटेशन एंड द एक्सपोशन को इन्वेंट किया, स्टीम इंजन्स को इन्वेंट किया। ये सारी चीज़ें वो बता रहे कि उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया, कहाँ कहाँ वो हेल्प हुए। तो हेल्प हुए वो थर्मोडायनामिक में, थियरी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड मतलब गन्स बनाने में हेल्प हुए। ये सारी चीज़ें हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। अब आते हैं हम अपने 8 क्वेश्चन पे। तो अपना 8 क्वेश्चन है वो कह रहा है इट इज़ ऑफन सेड द वर्ल्ड विटनेस नाउ सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच विल ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी एज रिडिकुलर एज डिड फर्स्ट। लिस्ट सम की कॉम्पोनेंट्स एरियाज इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने मतलब बूस्टअप दिया है एक टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस को। तो इसमें हम कह सकते हैं सम ऑफ द की contemporary areas of science and technology which may transform this science radically are। तो सबसे पहले तो उन लोगों ने डेवलप किया सुपर फास्ट कंप्यूटर्स, ठीक है, जो हैं अभी भी। फिर इंटरनेट जो हम अभी यूज़ करते वो डेवलप हुआ। फिर बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। फिर सम जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायद उनके लिए क्लास 12th में आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, तो उन्हें भी आइडिया मिल जाएगा वो चैप्टर पढ़ने के बाद में उसकी इम्पोर्टेंस। फिर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एरियाज एट रूम टेम्परेचर, डेवलपमेंट ऑफ रोबोट्स, ठीक है, ये भी चीज़ हो चुकी है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1000 वर्ड्स लिखने हैं हमें, और ये सब पूरा एक शॉर्ट नोट टाइप है, तो ये मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाली, आप एक बार रीड कर लेना, इट विल हेल्प यू। ठीक है, पेज चेंज करते हैं, ये इधर भी थोड़े टॉपिक्स दिए, एक बार ये भी रीड कर लो। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, अटेम्प्ट द फॉर्मूला योर मोरल व्यू ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ साइंस, इमेजिन योर सेल्फ एंड डिस्कवर। ये सब है ना, मतलब रीड करने वाली चीज़ें ही नहीं है, सिर्फ वैसे ओपिनियन एंड ऑल चीज़ें, तो ये एक बार आप खुद पढ़ लेना। क्वेश्चन 10 वापस एक रीड कर लेना, और क्वेश्चन 11 तो बिल्कुल ही रीड करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके आंसर्स देखो, लाइक आपको गुड बैड और ये सारी चीज़ें बतानी कि ये जो भी चीज़ें थी वो अच्छी थी बुरी थी एंड ऑल, तो वो एक बार आप रीड कर लेना। फिर क्वेश्चन 12 पे आते हैं, ये सारे थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब ये वो थोड़े एक्सप्लेन करने वाले थे, ये वाले बिल्कुल ही एक्सप्लेन करने वाले नहीं हैं, तो भी एक बार आप क्वेश्चन 12 रीड कर लेना, एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, फिर भी बता रही हूँ। फिर क्वेश्चन 13 भी इज़ नॉट लाइक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 14 में थोड़ी सी आपको फिज़िक्स की बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 15 क्वेश्चन पे। तो 15 क्वेश्चन पे भी मास एनर्जी आइंस्टाइन की सारी थियोरीज़ की बात है। फिर 16 क्वेश्चन भी इज़ नॉट लाइक कि पढ़ना ही पड़े आप लोगों को, तो ये भी एक बार रीड कर लेना। और यहीं पे अपना होता है चैप्टर एंड, क्योंकि इसमें रीड करने वाला इतना कुछ है नहीं और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत कम ना के बराबर आते हैं, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको इस चैप्टर में। बस ये शॉर्ट में आपको मैंने क्वेश्चंस दे दिए, उसे रीड कर लेना। इंस्टाग्राम पे जाके फटाफट से जाके इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो, ताकि उस पर आपको और भी कंटेंट्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो हो आप अगर देख रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय।